वेलकम वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। पिछला लेक्चर आप सबने देख लिया था क्या? छोटा सा लेक्चर था। है लेक्चर तो लग नहीं रहा था, लेक्चर का बच्चा लग रहा था वो। इतना छोटा सा लेक्चर हमने दिया था पिछली बार। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बैच या चैनल जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। चैप्टर चल रहा है नंबर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आज हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। Male reproductive system will be completed today and we will be starting with female reproductive structure introduction। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है। लेक्चर नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 की रिवीजन के साथ। अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है यहाँ पे तो वो पहले पिछले लेक्चर्स देखे तो ही उसको आगे समझ आ पाएगा। ठीक है, हाँ, तो लेक्चर 3 में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। 3 टर्म्स हमने देखे थे पूरे लेक्चर में। स्पर्मेटोजेनेसिस को समझा था कि स्पर्म कैसे बनता है ह्यूमन बॉडी में, मेल में, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन के बारे में देखा था, और स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में देखा था। स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में देखा था। स्पर्मियोजेनेसिस हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का ही एक स्टेप है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया होता है आपके पास। स्पर्मेटोगोनिया होता था जो कि ऐसा होता है, 2n होता है। ये फर्दर डिवाइड करेगा, 2n माइटोटिकली डिवाइड करेगा ताकि अपना नंबर बढ़ा सके। 2n जो कि फर्दर डिवाइड करेंगे। इनमें से कोई एक अगर डिवाइड नहीं कर रहा, वो खुद को डिफरेंशिएट कर लेगा, और उसने अगर खुद को डिफरेंशिएट कर लिया तो उसमें आगे माइटोसिस की जगह क्या हो जाएगी? मियोसिस होगी। इसमें क्या होगी? मियोसिस। और कौन सी? मियोसिस नंबर 1। मियोसिस 1, ये मेटाफेज 1 नहीं है, मियोसिस 1 है। ठीक है, मियोसिस नंबर 1। इसका नाम क्या है? इट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जब मियोसिस 1 कंप्लीट कर बैठेगा तो यहाँ पे n और n आ जाएगा, बिकॉज मियोसिस 1 में प्रोबेबिलिटी नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। फिर इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगी, है ना, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, मतलब n है तो आगे हमें n ही मिलेगा। अब इसमें n/2 तो हो नहीं सकता, तो n n n n मिल गया। और ये जो n n n n मिले हैं, इनको हम बोल देते हैं स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड जो है डिफरेंशिएट हो जाएंगे। स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को ही बोलते थे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा। और स्पर्म क्या है? मेल गमीट, जो कि कैसा होगा? 2n, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, जो कि होगा n, यानी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड ये क्या है? मेल गमीट है। क्या है ये? मेल गमीट है। ठीक है, तो ये हमने देखा था अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर बचा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है? बिकॉज ये दोनों तो मैंने आपको यहीं पे बता दिए, ये पूरा स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस सिर्फ ये वाला स्टेप, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म या मेल गमीट। ठीक है, अब इसको आप ना क्या कह सकते हो? इमेच्योर जर्म सेल भी कह सकते हो। इमेच्योर जर्म सेल कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, स्पर्मिएशन क्या है? स्पर्मिएशन क्या है? देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था ना, जैसे ये मैंने क्या बना दिया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेट से, है ना। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अंदर स्पर्म बना होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। वहां से स्पर्म इम्बेड हो गया, उसने न्यूट्रिशन ले लिया। फिर जब वो निकला न्यूट्रिशन लेने के बाद, निकल गया, एस्केप कर गया यहाँ से, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। मतलब कि स्पर्म जो है वो यहाँ से रिलीज हुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जब स्पर्म बना, एक मिनट इसी को थोड़ा, हाँ, कि हमने जो है स्पर्म को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बाहर निकला, उसको हमने क्या कह दिया? स्पर्मिएशन। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। और कुछ देखा था क्या? जल्दी बताइए, टाइम कितना हो गया? देखो, 4 मिनट तो हमने इसी में लगा दिए हैं। 4 मिनट तो हमने इसी में लगा दिए भाई। हाँ, तो बस यही पढ़ा था क्या पिछले लेक्चर में, कि और भी कुछ देखा था? बस यही था। सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस ही किया क्या तुमने पिछले लेक्चर में? इतना छोटा लेक्चर था क्या? चलिए, तो ये हमने देखा था इन प्रीवियस लेक्चर। अब आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? पहले इसकी मैं एक बार फोटो खींचता हूं। हो गया? हाँ, आज हम क्या करेंगे वो देखते हैं। आज हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हेडिंग डाल लो अपनी अपनी नोटबुक्स पे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब ये तो सबको पता है ना कि स्पर्म कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अभी ये ऐसा बनाओगे क्या? गुब्बारा लग रहा है, हैं?
स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसे बनाओगे वो देखिए। पहले मैं बना देता हूं ऐसा, देखो देखो आप साथ साथ में बनाना। ये बनाओ पहले चुंज सी, फिर ऐसे हेड नेक, फिर आएगा मिडल पीस। ये क्या है? मिडल पीस है। फिर यहां से आएगी आपके पास टेल। इस तरह से इसको ड्रॉ करो। ये सांप नहीं है, ठीक है छिपकलों, ये सांप नहीं है, ये स्पर्म है, ठीक है ना। इसको आप ड्रॉ करो पहले, फिर मैं इसकी लेबलिंग वगैरह और इसके अंदर का सारा माल पत्ता आपको बताऊंगा क्या क्या कहाँ कहाँ पे है। कर लो ड्रॉ आराम से। पहले ये स्ट्रक्चर बनाओ बाहर वाला, फिर अंदर का मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कहाँ कहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए ड्रॉ कर लिया क्या सबने? अब सबसे पहले आप इसको लेबल करेंगे हेड। ये क्या है? हेड ऑफ द स्पर्म। ये क्या है? नेक ऑफ द स्पर्म। ये क्या है? मिडिल पीस ऑफ स्पर्म, मिडिल पीस। और ये टेल एरिया या टेल है ना, ये तो पूरी टेल है, ठीक है। अब इधर आप ऐसे ऐसे कुछ बनाएंगे, ऐसा है ना, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। ऐसे बनाओ और यहाँ पे ऐसे, इस तरह से बनाते जाइए जैसे जैसे बता रहा हूँ, लेबलिंग में करवाऊंगा। यहाँ पे दो डॉट्स बनाने हैं, ट्रिक बता रहा हूँ तो कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे एक ऐसा आपको स्ट्रक्चर बना देना है कुछ इस तरह से, ये आपका एक स्ट्रक्चर है। और इसको कवर करते हुए एक और स्ट्रक्चर ऊपर से, ये आपका पूरे स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है इसको नोट कर लो, इस मतलब पहले आप ड्रॉ कर लो फिर मैं आपको बताता हूं। डन। अब ध्यान से देखना है, ये क्या है जो ये मैंने बनाया है स्ट्रक्चर? माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो आधे बच्चों की यहीं पे जान चली जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया का बोले तुम? माइटोकॉन्ड्रिया। ये है आपके पास एक्सियल फिलामेंट, टेल के अंदर जो ये लाइन सी जा रही है ना, एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। और याद करिए सीलिया, ये आपने पढ़ा ना पिछले लेक्चर नहीं, पिछली क्लास में, 11th क्लास में पढ़ा है क्या सीलिया के बारे में? कुछ पढ़ा है सीलिया के बारे में, फिलामेंट्स के बारे में पढ़ा होगा ना? पढ़ा होगा पर हमें याद नहीं रहता। हम क्या है ना, हम हमारा बुद्धि तो है, हम खा चुके हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है 2+9 वाला स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। ये भी पिछली लेक्चर नहीं यार, पिछली क्लास में, सॉरी 9+2 क्या लिख रहा हूं मैं, बुद्धि तो मेरी भी फिर गई है पूरी। 9+2 याद है किसी को? याद है क्या? हाँ कौन सा चैप्टर वो भी लिख रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी गुड। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लास्ट के कुछ टॉपिक्स थे ये, है ना, जहां पे आपको भी बताते हैं वो सीलिया फ्लैजेला। आई होप सो यू रिमेंबर। तो वहां पे आपको ये करवाते हैं ना 9+2 अरेंजमेंट। तो इनका 9+2 अरेंजमेंट होता है फिलामेंट का। फिर आपको वो बताते हैं व्हील सा स्ट्रक्चर, है ना। तो वो सब हम देखेंगे रिवीजन लेक्चर्स में। पर अभी के लिए आपको याद रखना है इसका 9+2 स्ट्रक्चर होता है, 9+2 एरे होता है। एरे जैसे ऑरा होता है ना, एरे है इसका बस, ठीक है। इन सब के बारे में मैं आपको कुछ ना कुछ लिखवाऊंगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? एनर्जी टू द स्पर्म टू मूव। अब मूव करना है ना इसने, मूव या विगरस, फॉर विगरस मूवमेंट्स ऐसा लिखो, फॉर विगरस मूवमेंट्स। विगरस मूवमेंट्स का क्या मतलब है कि स्पर्म, जैसे मान लियो ये स्पर्म है, अरे मान लियो ये स्पर्म है, ये इसका हेड है, और ये ऐसे ऐसे घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे घूमता 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 आगे जाएगा। समझ आई ये बात? इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं विगरस मूवमेंट है स्पर्म की, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? मिडिल पीस पे। और ऑफ कोर्स ये जो बाहर वाली बाउंड्री है ये क्या है ना, ये क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो सबको पता ही है। स्पर्म में साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। स्पर्म हैज वेरी लेस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ठीक है, एक ये नोट लिखो। अब अगर स्पर्म में कम है तो ओवम में ज्यादा हो जाता है, ताकि बैलेंस हो जाए ना, जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा तो उसमें बैलेंस रहे, इसलिए। अब ये है आपके पास न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म।
न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। ये ऊपर आपके पास जो बना है ये है एक्रोसोम। क्या है ये? एक्रोसोम। सबके बारे में मैं लिखवाऊंगा, पहले आप नोट करो। न्यूक्लियस के पास जो हमने बिंदु बनाया है, इस बिंदु का नाम क्या है? प्रॉक्सिमल। पास में है तो प्रॉक्सिमल। सेंट्रियोल। याद आया? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में ही पढ़ते थे, ऐसा कुछ है ना। और ये क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल। पहले आप इतना कुछ नोट करो, फिर मैं आपको इन सब के बारे में कुछ ना कुछ एक आधी लाइन जो है लिखवाऊंगा, ठीक है ना। जल्दी इसको नोट कर लो पहले। हाँ जी, नोट करो। नोट 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 कर लो इसको। नोटेड? जल्दी लिख लो फिर। अच्छा, जिसने नहीं लिखा ना वो लिख लो। यार लड़ना शुरू मत कर दिया करो, है। कोई नहीं, उसको लिखने दो, राघव को लिखने दो। जो लिख रहा है वो अपने आप को दिखा रहा है, अपने आप को दर्शा रहा है। कैसा है वो बेटे? निकाल दिए जाओगे, ठीक है, निकाल दिए जाओगे। तो सुधर जाओ थोड़ा, अच्छे से आप बिहेवियर रखें अपना। लिखवाऊंगा अब आगे। नोटेड? मैं चाहता हूँ कलर चेंज करूँ। क्या ये दिख रहा है आपको? इसमें चेंज तो पता नहीं लगेगा आपको। एक मिनट में दूसरा मार्कर लेके आता हूँ ब्लू में। न्यू मार्कर एक निकाल देते हैं ना ब्लू का, ताकि आपको पता चले कि जो लेबलिंग की गई है कहाँ की गई है और जो लिखवाया गया है वो कहाँ लिखवाया। अच्छा, एक ग्रीन भी है, ग्रीन से एक बार ट्राई करते हैं आज। आज ग्रीन से ट्राई करते हैं, ठीक है। ग्रीन, अब बताओ पहले, ये दिख रहा है? मैं देखूं एक बार कैमरे में। अरे वाह, ये बहुत प्रॉपर दिख रहा है, बट डिफरेंस नहीं पता चल रहा ग्रीन है कि क्या है। हम्म, चलिए एक मिनट, अब बताओ। अब पता चल रहा है ग्रीन है कि क्या है? देखिए, अब पता चल रहा होगा ग्रीन है। तो कलर डिफरेंस, ठीक है। तो एक्रोसोम क्या है? सबसे पहले तो ये गोल्गी बॉडीज से मिलकर बना होता है, फॉर्म्ड अप ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज से मिलकर बना होगा। हैव एंजाइम्स इन इट नोन एज स्पर्म लाइसेंस। इनका काम हम देखेंगे आगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। स्पर्म लाइसेंस क्या करेंगे ना, जैसे आपके पास वो है, एग सेल फीमेल का है ना। अब फीमेल की बॉडी में स्पर्म चला गया तो एग के भी आसपास कई सारी बाउंड्रीज होती हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है, हाइलुरोनेस लेयर, तो उनसे होकर इसको जाना होता है। तो एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो काम आते हैं वहां पे, ठीक है। और कवर्स द न्यूक्लियस टॉप। न्यूक्लियस के टॉप को कवर कर रहा है। और न्यूक्लियस तो सबको पता ही है ना, इसका बस एक ही पॉइंट लिखना है, प्रेजेंट इन हेड रीजन। हेड में प्रेजेंट है, हेड ऑफ स्पर्म। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखो, 25 से 30 स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। स्पाइरली अरेंज्ड 25 से 30 हैं। और विगरस मूवमेंट तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहां पे है? इसके पास ही, तो आपको देख के पता चल रहा है ना। अब डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट बनता है, मेड अप ऑफ डिस्टल सेंट्रियोल। किससे बना है? डिस्टल सेंट्रियोल से बना है। हेल्प इन मूवमेंट। टेल को है तो मूवमेंट में मदद करेगा। टेल का काम क्या है? मूवमेंट। मिडिल पीस का काम क्या है? एनर्जी। नेक का काम क्या है? ताकि वो मूवमेंट आसान कर सके। हेड का काम क्या है? वो सारा कंट्रोल वगैरह देख सके। न्यूक्लियस क्या करेगा? कंट्रोल वगैरह देखेगा। और ये क्या करेगा? अपने जो एंजाइम्स है वो रिलीज करेगा। अब ये आपके पास एक नोट बता दिया था, बस यही है आपके पास सारा का सारा स्पर्म का स्ट्रक्चर। इसको हम एनसीईआरटी से कवर करते हैं, फिर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। क्या आपको लग रहा है मैं यही बोलूंगा? तो बिल्कुल आप गलत हैं। आज की क्लास को खत्म नहीं करना है, अगला टॉपिक स्टार्ट करना है। सीमन के बारे में थोड़ा सा, मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ा सा मैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बाद बताऊंगा सीमन के बारे में, तो वो भी बताइए। यहीं पे लिख लेते हैं ना, वो भी यहीं पे लिख लो, फिर हम सीमन को भी वहीं पे पढ़ लेंगे। अब आपने सुना है कि सीमन क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। अब वन इजैक्यूलेशन, सिंगल इजैक्यूलेशन में 2.5 to 5 मिलीलीटर स्पर्म होता है, सीमन होता है, सॉरी,
2.5 से 5 मिलीलीटर सीमेन, और सिर्फ इतने से सीमेन में देयर इज 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इतने में है। अब इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में जो 60% है मस्ट हैव करेक्ट शेप एंड स्ट्रक्चर साइज, शेप एंड साइज। ठीक है, इनका शेप साइज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, और आउट ऑफ दीज 60%, इन 60% में से भी 40% जो है जिनके पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, मस्ट बी कैपेबल फॉर विगरस मोटिलिटी। तो नीट का पेपर तो क्या ही है, कंपटीशन तो यहां है ना। देखो एक बार छट गए 60%, उन 60 में से भी 40% छट गए। ठीक है, तो मतलब 200-300 मिलियन है, उनका 60%, और उस 60% का भी 40%, अगर हम कैलकुलेट करें ना 60% ऑफ, आप तब तक ये नोट करो, ये मैं वेलियाबंदी कर रहा हूँ थोड़ी सी। 300 मिलियन, 1 10 100 1000 10,000 100,000, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इतने मिलियन है आपके पास। ये कितना परसेंट आया, कितने आ गए, इतने हैं। अब इनका भी 40%, 6 4 24, 3 4 12, 3 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6, 1 10 100 1000 10,000 100 मिलियन 10 मिलियन। तो देखो 72 मिलियन आउट ऑफ 300 मिलियन, 300 मिलियन में से 72 मिलियन, और उन 72 मिलियन में से भी कोई एक ने आपके मदर के एग को फ्यूज किया होगा, तो जाके आप बने हैं। तो देखो कितना टफ कंपटीशन था आपको बनाने के लिए, है ना। तो चलिए, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आप नोट कर लो। देखो आज का अच्छा लग रहा है ना वैसे, ये ग्रीन वाला भी, है ना। दिस ग्रीन वन इज ऑल्सो नाइस लुकिंग, नहीं, लुकिंग नाइस। इसको नोट करो, फिर हम एनसीईआरटी को कवर करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। कर लो इसको नोट अच्छे से। व्हाट इज रिटन एट लास्ट, सुधा। आउट ऑफ दीज, ये लास्ट वाली लाइन ना, इन 60% में से भी 40% के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये लिखा है एट लास्ट। अब जल्दी से इसको नोट करो और हम एनसीईआरटी को कवर करते हैं। विगरस मोटिलिटी का मतलब मैंने समझा दिया ना आपको भाई। तो अब हम एनसीईआरटी को कवर करते हैं। देखो पेज नंबर है आपके पास 47 पे, तो हम पिछली बार थे, है ना, 47 देखा था पिछली बार। हाँ, तो पेज 47 पे, 48 पे है, पेज 48, पेज 48। अच्छा, हमने वो भी तो देखा था पिछले लेक्चर में यार, स्पर्मेटोजेनेसिस का वो हार्मोनल कंट्रोल, वो तो हमने रिवाइज ही नहीं किया। चलो वो आप कर लोगे क्या खुद, एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ठीक है, हाँ अब हम इसको देखते हैं, इसको एनसीईआरटी से कवर करते हैं। पेज 48 देखो, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म इन अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ अ हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। तो 4 कंपोजिशंस हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स पूरी बॉडी के अराउंड होगी ही। ठीक है, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैप्लॉइड ही होगा ना, ये तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। स्पर्म कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। यहां पे आप ये भी लिख लो कि ये एंटीरियर पोर्शन को कवर करता है, कवर द एंटीरियर पोर्शन ऑफ, ऐसे लिख लो ना, मतलब तो सेम ही है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस। एनसीईआरटी का लिखें तो ज्यादा बढ़िया है ना। इसको, इसकी फोटो खींचता हूं मैं। Covered by a cap-like structure, acrosome. Acrosome is filled with enzymes that help in the fertilization of ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, एनर्जी देगा ये, 25 से 30 होते हैं ना विगरस।
कंट्रैक्शन, विगरस कंट्रैक्शन नहीं, विगरस मूवमेंट्स करने वाले चाहिए हमें, ठीक है, विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस। क्वाइटस मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो हैं एक टाइम पे 2.5 से 5 मिलीलीटर सीमन में होते हैं। फॉर विच, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। यहाँ पे नॉर्मल लिखो तो ज्यादा बढ़िया, करेक्ट मतलब वही है नॉर्मली, तो नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए 60% के पास। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, 40% के पास विगरस मोटिलिटी कैपेबल होनी चाहिए, ठीक है। Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate are essential for maturation and motility of sperms. The seminal plasma along the sperms constitute the semen. ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। Functions of the male sex accessory ducts and glands are maintained in the testicular hormones या androgens. ये भी देख लिया था ना जब लेडी सेल्स पे वो एक्ट कर रहे थे, जब हमने वो पढ़ा ना लेडी सेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी दी हुई हैं। फिर हम अब स्टार्ट करेंगे अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको आप जल्दी से करो। और अब मैं बताऊं पेज नंबर कहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे, 44th पेज से हम स्टार्ट करेंगे। देखो अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ एनसीईआरटी कौन कौन पूरी पढ़ के आया है, किस किसने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी आज, किस किसने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी? राघव भाई पहले तो कमेंट अच्छे कर लिया करो, पढ़ तो तुम लेते हो चाहे है, पहले कमेंट अच्छे करा करो ना। अभी 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 इससे आपका एक कमेंट पकड़ा गया, बच्चे इतना बोल रहे हैं, ब्लॉक करवा दिए जाओगे यार, पढ़ते हो अच्छा है ना। और राघव, सक्षम, शिवम और बोलो साहिब, वेरी गुड। और हाँ नंदिनी ने भी पढ़ी है एनसीईआरटी, नंदिनी ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवरविंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। चलिए आगे हम अब स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, वो तो सबको पता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, एक्सेसरी डक्ट्स या एसेंशियल डक्ट्स या एक्सेसरी ग्लैंड्स या एसेंशियल ग्लैंड्स, ठीक है। तो पहले हम इसमें भी वही लिखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुम्हारा भाई कतई गोरा दिख रहा होगा ना इस वक्त, क्योंकि एक्सपोजर वहां पे मैंने इतना बढ़ा दिया, मेरे को बाद में देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा कि मैं कैसा दिख रहा हूं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी वही सारी चीजें हैं, क्या क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और उसका नाम ओवरी, ठीक है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जो हार्मोन भी रिलीज करे, रिलीजेस हार्मोन्स एज वेल एज, हार्मोन भी रिलीज करे और बोलो क्या बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब बताया था? अरे कोई भी नहीं लिख पा रहा भाई। हाँ अब आंसर आया अक्षत का, हार्मोन्स रिलीज करे एज वेल एज गैमीट्स रिलीज करे या गैमीट प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो हार्मोन भी रिलीज करती है ओवरी और गैमीट भी प्रोड्यूस करती है ओवरी, ये है आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेकंड आफ्टर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने जैसे उसमें पढ़ा था एसेंशियल ग्लैंड्स, हमने इसमें भी पढ़नी है। इसमें हमें 2 ही ग्लैंड्स देखनी है, उनके नाम मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में दिए नहीं होंगे, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, अगर एनसीईआरटी में दिए हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो बताने तो मुझे फिर भी है ही है ना। मेरे को तो नहीं लग रहा एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं, है ना। एक बार फिर भी मैं ना बड़ा है ना बोलने लग पड़ा हूँ, नहीं दिए, नो इट इज नॉट गिवन हियर ना, इन्होंने तो नहीं दिए पर हमें तो करने हैं, हमें तो देखना पड़ेगा ना, एक बार फिर भी दोबारा चेक कर लेता हूँ। चलो नहीं दिए यार, आप लिख लो बार्थोलिन्स एंड पैरायूरेथ्रल, बार्थोलिन्स ग्लैंड
पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, नॉट इन एनसीईआरटी, तो इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम जानना है। नॉट इन एनसीईआरटी, लर्न ओनली नेम्स फॉर नीट। नीट में सिर्फ आपको नाम अगर दे दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो वो ये भी नहीं देंगे, बिकॉज नाउ नीट इज मोर सेंटर्ड टुवर्ड्स दी एनसीईआरटी। आपको ऐसी कई सारी वीडियोस इंटरनेट में मिलेंगी, नीट इज बिकमिंग डिफिकल्ट, नीट इज बिकमिंग इजी, मत देखो, दैट्स अप टू यू। और बाकी तो है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, एसेंशियल ग्लैंड्स हो गया, फिर एसेंशियल डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स लिख लो, एक्सेसरी या एसेंशियल कुछ भी लिख लो यार, इससे कौन सा कुछ फर्क पड़ रहा है। एसेंशियल डक्ट्स, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना लिखो, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनल, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, कुछ लेयर्स, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेबिया मेजोरा कॉमा, ऐसे स्लैश करके डाल रहा हूँ, माइनोरा, दोनों चीजें आपको पढ़नी है, मतलब सिर्फ नाम जानना है और थोड़ा बहुत इनके बारे में। फिर हाइमन और मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ी बहुत जाननी है, ठीक है। फिर हम डिटेल में तो चलते जाएंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे हमने उसमें देखा था ना, पूरा डायग्राम बनाया था, फिर एक बार डायग्राम बनाया था, फिर हमने डिटेल में एक एक को कवर किया था, है ना। इसमें इसको तो कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये साथ ही में हम कवर कर लेंगे एक ही डायग्राम के साथ साथ, ठीक है। ये भी हम अलग से एक और डायग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू हम ये कवर करेंगे, है ना। आपकी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है, पर वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, है ना, तो इसका मैंने नेट से एक डायग्राम उठाया हुआ है, ये देखो, ये आपको नीचे से सारा दिख रहा है ना, ये क्या है, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सारा इसी का पार्ट है, ठीक है। और ये वाला डायग्राम हम अभी स्टार्ट करेंगे, ये दिख रहा है, हाँ, ये वाला डायग्राम हम अभी स्टार्ट करेंगे, पेज 45 पे आपको बना होगा ये, ठीक है, पेज 45 पे ये बना होगा, इसको आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। पेज 45, मैं भी इसको बना देता हूँ, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो, कर दे स्टार्ट। छुट्टी तो नहीं मिलेगी आज, ठीक है, छुट्टी ना मिल रही आज, अभी तो नहीं मिलेगी, टाइम से मिलेगी। 45 मिनट की तो क्लास होती है भाई यार, उसमें भी तुम्हें 30 मिनट पे छुट्टी दे दें, हैं 30 मिनट तो भाई, अगर आप 2x में देखोगे ना, बाद में 2x में देखो तो 15 मिनट में हो जाएगा लेक्चर, क्या फायदा है फिर उस लेक्चर का। स्टार्ट करते हैं विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ऐसा, ऐसा ही कुछ है। अबे यार, अब यहां से मेरे को ना डायग्राम में बड़ी मौत आती है, ऐसा ही है कुछ, है ना, है ना, बहुत मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, क्या करता रहता हूँ मैं, है ना। चलिए थोड़ा सा इसको हम ऐसे बनाते हैं, हाथ नहीं है ये किसी का, इट्स इनफंडिबलम। बोले क्या, हमारे तो जीभ में क्रैम्प आ गया, हाँ सोचता रहता हूँ मैं, जीभ में क्रैम्प। ये आपके पास डायग्राम मोटा माटी जो है बनेगा, नीचे तक दिख रहा है, हाँ सारा दिख रहा है, ये आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम है, यहाँ पे आपके ऐसे, ऐसे नहीं, ये आपके ओवरी आ गई, ये आपके पास आगे लेट से सेकंड ओवरी, यार इसको यहाँ से ना ऐसे करके बना ला, है ना, है ना, ही करता रहा मैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से चेक करो, चेक इट आउट,
है ना, है ना, फिर से है ना। तो यहाँ से ऐसे कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो, डबल लेयर ना, ऐसा ऐसे। इस तरह से आपके पास ये डायग्राम आ गया है। अब इसमें हम लेबलिंग करेंगे आज। लेबलिंग देखो, इधर से भी थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है, तो ऐसे थोड़ा दूर से लेके आते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब ध्यान से देखना, आप सबने ये डायग्राम छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ये है आपके पास ओवरी, और ये जो आपकी ये आम आपको दिख रही है, ये बाजूसी, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब में भी तीन रीजन आपको दिखेंगे। एक एक मिनट, हाँ अब हम करते हैं। ये ओवरी आ गया, ये है फिम्बरी, इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पेला रीजन। ठीक है, और यहां से इसको थोड़ा सा सुधारो, ये एक लेयर होगी बस अंदर वाली ना, बाहर वाली तो ऐसे होगी सिंपल। ये है आपके पास यूटेरस, यूटेराइन फंडस, जहां पे अगर मान लो सही है सब कुछ, तो यहीं पे आपकी जो है वो ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस की, यूटेराइन फंडस में। ठीक है, फिर ये भी ओवरी ही है, तो ओवरी कितनी है, तो दो है आपके पास। ठीक है, ये भी सारा वही चीज है जो हम वहां पे मैंने मेंशन किया। ठीक है, अब ये आपके पास यूटेरस की वॉल्स हैं, जिसमें सबसे बाहर वाली है आपके पास पेरीमेट्रियम, सेंटर में एक वॉल होती है एंडोमेट्रियम, सॉरी मायोमेट्रियम, और जो अंदर की तरफ है एंडोमेट्रियम। ये क्या है, वॉल्स ऑफ ओवरी नहीं, वॉल्स ऑफ यूटेरस, यूटेरस की वॉल्स हैं, इतना नोट करो। फिर अच्छा यहाँ पे एक तो वो तो रह गया, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, एंड दिस इज वेजाइना। अब इन सबके फंक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, पहले आप इनको नोट करो, इनके नाम वगैरह नोट करो। अब ये ना आपके पास लिगामेंट्स होते हैं कुछ, ये लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, ओवेरियन लिगामेंट, वो हम देखेंगे। पहले आप इसको ना ड्रॉ ऐसे कर लो। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको इन सबका फंक्शन थोड़ा बहुत बताऊंगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजों का फंक्शन देखेंगे हम, इसको नोट कर लो। मिस्टेक, मिस्टेक, अरे कृति बेटा क्या मिस्टेक है, मिस्टेक, ठीक है मिस्टेक हो सकती है, बताओ तो सही क्या मिस्टेक है। बोलो, आयुष लिख रहा है इस्थमस की पोजीशन। अच्छा, सॉरी, सो सॉरी, माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, उल्टा बन गया था। यहाँ पे एम्पेला है, यहाँ पे इस्थमस है, मतलब तुम एनसीईआरटी खोल के बैठे हो, ये तो आपने पहले से कहीं पढ़ा है। इसको नोट करो, इसको जल्दी से नोट कर लो भाई। नोटेड, नोटेड इट अप, चलिए, क्या आपने इसको नोट कर लिया जी? ओके, अब थोड़ा बहुत मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को हम मिलके बोलते हैं बर्थ कैनाल, बिकॉज बेबी यहीं से बाहर आएगा, है ना। बर्थ कैनाल, बेबी, तो बेबी, तो सॉरी, बेबी कम्स आउट ऑफ हेयर। गलती से बोल दिया मैम ने, हो सकती है गलती यार। फिम्बरी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और इसका काम क्या है, कलेक्ट द एग, एग को कलेक्ट करेगी, ओवरी से कलेक्ट करेगी ना एग को, जब एग रिलीज करेगी ओवरी, तो यही फिम्बरी ही जो है उसको कलेक्ट कर लेगी। इनफंडिबुलम से होकर एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता ही है, फर्टिलाइजेशन,
की साइट है एम्पिला। यहां से आपका स्पर्म आएगा, देखो लेट मी शो यू द स्पर्म। स्पर्म आ रहे हैं, स्पर्म अंदर जाएंगे यहां से यहां, और यहां से एग रिलीज हो गया, और यहां पे फ्यूजन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन एम्पिला रीजन में हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको शोकेस कर दिया। फिर ये सारी वॉल्स हैं, वॉल्स के फंक्शन हम अलग से देखेंगे, ठीक है। बस यही सब है आपको जो बताना है मेनली। और इस्थमस, एम्पिला, इनफंडिबुलम मिलके फेलोपियन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनफंडिबुलम, एम्पिला, इस्थमस, टोटल एक साथ क्या बना रहे हैं, ये फेलोपियन ट्यूब बना रहे हैं मिलके, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब। और ये क्या है, ओवरी। ओवरी का काम भी लिख लो, रिलीजेस एग एवरी मंथ, हर महीने एक ना एक एग जो है वो रिलीज होगा, हर महीने, एवरी मंथ। बस कई कई बार अगर मान लो हार्मोनल चेंज है, कुछ हार्मोन्स चेंज हो गए तो एग नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे कोई ओरल पिल्स आपने खा ली हैं फीमेल्स ने, तो एग नहीं निकलेगा, एग रिलीज नहीं होगा। निकलेगा का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे ओरल पिल्स खा ली तो उससे हार्मोन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका एग जो है वो फॉर्म नहीं होगा, मतलब निकलेगा नहीं, अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और कई कई बार क्या होता है, कई कई बार क्या हो जाता है कि अगर मान लो आपका एग, मतलब प्रेगनेंसी हो गई, तो प्रेगनेंसी के बाद भी एग थोड़ी निकलेगा, ठीक है ना। प्रेगनेंसी हो गई, इम्प्लांटेशन हो गई, एग नहीं निकलेगा, ऑफ कोर्स एग रिलीज नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लो एग रिलीज हो गया बट प्रेगनेंसी नहीं हुई, स्पर्म ही नहीं आए अंदर, है ना। या स्पर्म अंदर तो आए, बट जब स्पर्म आए तब एग यहाँ पे पहुंचा नहीं था, स्पर्म का वायबिलिटी पीरियड खत्म हो गया। अब स्पर्म वायबिलिटी भी होता है, जी हाँ, जैसे पोलन वायबिलिटी होता था, सीड वायबिलिटी होता था, वैसे ही स्पर्म का भी एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर स्पर्म अगर रिलीज हुआ उसी टाइम के अंदर वो फर्टिलाइज कर पाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ओवरी का भी होता है, ओवरी का थोड़ा शॉर्ट, एग का थोड़ा शॉर्ट होता है, स्पर्म का थोड़ा ज्यादा टाइम पीरियड होता है। ये इसको आप नोट करो, फिर मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़कर बताता हूं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो देखो दो ओवरीज दिख रही हैं, फेलोपियन ट्यूब दिख रही है, यूटेरस है, यूटेराइन फंडस, और यूटेरस की वॉल्स हैं, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना, ठीक है। ये सब आप बताएंगे कि आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये सब आता है। मेरी को मच्छर खा ले रहा है, और मच्छर को हम खा नहीं सकते कि हम हैं वेजिटेरियन। अच्छा, अगर नॉन वेजिटेरियन होता तो खा लेते क्या, नहीं तो भी कहाँ खाते। चलो नोट करो इसको, नोट कर लो, फिर हम इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। इतने से पार्ट को जितना हमने पढ़ा ना वो साथ साथ में हम रीड करते जाएंगे, ठीक है। वैसे अच्छा रुको, रीड अभी नहीं करेंगे, रीड हम करेंगे बाद में, जब हम सारा एक बार कवर कर लें, है ना। पहले सारा कवर कर लेते हैं, फिर से है ना आ गया यार, सारा कवर कर लेते हैं उसके बाद हम रीड करेंगे। फर्स्ट लेट्स कंप्लीट ऑल, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं और फिर हम रीडिंग करेंगे, ओके। अब मैं हैना की जगह ओके बोलूंगा, ठीक है। चलिए पहले हम ओवरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या ओवरी स्टार्ट करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्टार्ट करें? मैंने आपको बताया ना किस ऑर्डर में चलेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इन तीनों के फंक्शंस भी आपके एनसीईआरटी में दिए वो भी आपको बता देंगे थोड़े थोड़े, एक आधे के दिए हुए हैं, है ना। नोट कर लो पहले इसको, फिर हम ओवरी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। ओवरी, let's start with ovary. It's not fulverine, it's ovary. So listen carefully. ओवरी के बारे में हम अब स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, यानी कि ओवरी के बारे में। तो ओवरी आप सबको पता है कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है कि नहीं दिखती, ठीक है। यही है, यहां से एक जगह अटैच होगी और एक इसकी लिगामेंट यहां से होगी, अटैचमेंट की लिगामेंट, ठीक है। अब मान लीजिए पेल्विक वॉल है, पेल्विक वॉल के साथ जुड़ी होगी ना, तो ये लेट से पेल्विक वॉल है, और जिस लिगामेंट की मदद से ये पेल्विक वॉल के साथ जुड़ती है उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। ओवरी को सस्पेंसरी लिगामेंट पेल्विक वॉल के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, जैसे आपने पढ़ी है कोई बुक पढ़ी है कोई एसपी की, एसपी पब्लिकेशंस, हाँ जी, एसपी पब्लिकेशन की आपने बुक पढ़ी है क्या कोई?
पढ़ी होगी ना, मतलब कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी ज्यादा पढ़ी होंगी, तो बस उससे याद रख लो एस और पी। ये क्या है? यूटेरस की वॉल। ये क्या है? यूटेरस की वॉल यानी यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल के साथ कैसे जुड़ी है? आपने देखा था ना जब हमने ऐसा बनाया था हाथ सा, एक ऐसे थी और एक ऐसे को, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर था यूटेरस का, है ना? तो यूटेराइन वॉल के साथ भी तो जुड़ी हुई है। ओके, तो यूटेराइन वॉल के साथ जिस गर्डल नहीं, जिस लिगामेंट के साथ यूटेराइन वॉल के साथ जुड़ी हुई है उसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, नोट करो। सस्पेंसरी लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। अच्छा, और ये ना अब देखो, oogenesis के तो काम तो आएगी और साथ में हार्मोन भी रिलीज करेगी। हार्मोन कौन कौन से होते हैं? फीमेल हार्मोन्स, टेल मी। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो वो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं। इसके मैं हार्मोन्स यहीं पे लिखवा ही देता हूँ, है ना, हार्मोन्स, बिकॉज आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आएंगे हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, तो वो ओवेरियन हार्मोन्स हैं। दीज आर नोन एज ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। ओवेरियन हार्मोन्स एक होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, पर ये क्या है? ओवेरियन हार्मोन्स हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरी क्या क्या कर रही है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, तो एक तो ये एग रिलीज करेगी एवरी मंथ, वो मैंने आपको बता दिया। हार्मोन्स ये दोनों रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इन सबके फंक्शंस, हार्मोन्स के फंक्शंस हम जब जब वो पढ़ेंगे ना, जैसे क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके साथ साथ आते रहेंगे। टाइम अप कार्तिक बेटा, कार्तिक भाई मेरे, टाइम अप। अभी 3 मिनट पड़े हैं और आज क्या पता मेरा मन हो कि मैं ज्यादा पढ़ाऊं, हो सकता है कुछ भी, राइट? ऐसी टाइम अप टाइम अप टाइम अप, नोट करो इसको। अब इसको अगर हम डिटेल में बनाए ना एक ओवरी का स्ट्रक्चर, तो कैसा होता है वो देखो। ऐसा आपको नेट पे कहीं पे भी मिल जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं, इसका स्ट्रक्चर इसके अंदर, फॉलिकल्स ग्रोथ इन ओवरी, फॉलिकल्स होते हैं इसके अंदर, फॉलिकल्स ग्रोथ इन ओवरी, इन OVARY। लेट्स चेक इट आउट। इसका डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो, एक मिनट। आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है ये वाला डायग्राम, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ एनसीईआरटी से, बिल्कुल एंड में ना, जहां पे, लेट मी टेल यू द पेज। अच्छा नहीं है क्या एनसीईआरटी में? नहीं यार, देखा तो था मैंने। ओके, नहीं होगा फिर, बट यार मुझे याद है मैंने देखा था। नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। पर ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास है, ये दिख रहा है क्या डायग्राम? इज इट विजिबल? चेक करिए, इज इट विजिबल? तो ये मैं यही वाला डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ये ठीक है, और ये ग्राफियन फॉलिकल। फिर यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर हुआ तो हमें मिला ओवम, ठीक है। फिर जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया तो उसके जो रिमेनिंग्स थे उससे बना कॉर्पस ल्यूटियम, फिर कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी। तो ये आपके पास एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये आपके पास एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, और ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स क्या है ना, एक गिफ्ट रैप समझ लो, जैसे एग है तो एग के ऊपर एक गिफ्ट रैप है फॉलिकल, ठीक है। इज इट ओके? ओवम है, ओवम के ऊपर एक गिफ्ट रैप है। ग्राफियन फॉलिकल जब हटेगा तो ओवम बाहर आएगा, ऐसा आप समझिए। तो ये क्या है? आपके पास ओवरी है जिसकी बाहर वाली लेयर क्या होती है, बाहर वाली जिसकी दो लेयर्स है ना, एक ऐसे बना देते हैं, इसका दिया हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं, लेयर्स का नाम आपको एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ, बट फिर भी हम लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं। जर्माइनल एपिथेलियल या जर्मिनल एपिथेलियल, इट इज जर्मिनल एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में और क्लास 9th में, एपिथेलियल टिश्यू। और ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अभी नाम आपने पहले सुना है क्या कभी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया?
हाँ जी, टूनिका एल्बुजिनिया सुना है? हाँ सुना होगा आपने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेस्टिस में। तो वैसी ही एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, टूनिका एल्बुजिनिया, और बहुत ही थिन होती है इसके अंदर, है ना। इसकी जो है थिन लेयर होती है, थिन कनेक्टिव टिश्यू या थिन लेयर ऐसा कह सकते हो। अब इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं कुछ, मैंने आपको क्या कहा, इसके अंदर एग बन रहा होगा, है ना, वो हम देखेंगे कैसे बन रहा है। तो मैंने मान लिया ये है आपके पास एग, ये आपके वेरियस स्टेजेस हैं एग के, है ना। अब पहले इसमें आपको एक चीज लिखनी है कि ओवरी में आपने क्लास 11th में किडनी पढ़ी है, मेडुलरी, उसमें पढ़ा होगा ना, मेडुलरी, कॉर्टिकल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ, तो इसमें भी दो ही रीजन होते हैं, मेडुलरी और कॉर्टेक्स, मेडुलर रीजन एंड कॉर्टेक्स रीजन या कॉर्टिकल रीजन। तो मेडुलरी रीजन में और कॉर्टिकल रीजन में, अब मेडुला होता था डीप इनसाइड, है ना, आपने पढ़ा होगा मेडुलरी नेफ्रॉन, से पढ़ा था क्या, याद है कुछ? सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है, जग सूना सूना लगे, पिछले लेक्चर में भी गाया था गाना। तो मेडुलर रीजन में क्या है आपके पास, इसकी ब्लड वेसल्स हैं, और कॉर्टिकल रीजन में क्या है, जो बाहर वाली ऊपर वाला रीजन है, फॉलिकल्स ग्रोथ होती है, और फॉलिकल्स के अंदर, इनके अंदर एग होता है, एग की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। ये फॉलिकल, ये एग है, तो ये मैंने बना दिया फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। इन सबके स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, चलो वो आप छोड़ो, ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल से ये आपका ग्रीन से दिखाता हूँ ना, ओवम या एग जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है। फिर इसके बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस, अगर आपने मान लो क्लास 11th में ना हार्मोन्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, हार्मोन्स वाला था ना एक चैप्टर, 21st चैप्टर था शायद, 21st चैप्टर, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ, न्यूरल कंट्रोल ऑफ, वो न्यूरल कंट्रोल वाला चैप्टर है ना, उसमें था ये शायद सारा कुछ, उसमें था या हार्मोनल कंट्रोल वाले में था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इतना मुझे चैप्टर का नाम वगैरह नहीं याद है, ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम, लेट्स से। और ये आपके पास ब्लड वेसल्स हैं कुछ, ठीक है। अब इन सबको आप ड्रॉ करो, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल, ये क्या है, टर्शरी फॉलिकल, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, कैसे करेगा वो सब हम देखेंगे, कहां पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया, ये आपका एग सेल आ जाएगा, और ये ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग्स बची हैं, उससे बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, चेक करो इसको, स्यूटियम तो नहीं लिख रहा है ये, कुटियम है, ल्यूटियम है, एल है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, नोट कर लो, कितना टाइम हो गया, 48, नोट कर लो इसको। इसके अंदर जो है ना, ये सारे क्या हैं, ये oocytes हैं, oocytes, और यहाँ पे एग बन जाएगा उस oocyte का, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वैसे ही प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte होता है ना। तो हम सब देखेंगे अगले लेक्चर्स में, फ्यूचर लेक्चर्स में, जहां पे हम क्या देखेंगे, oogenesis देखेंगे, या फॉर्मेशन ऑफ एग। तो इसको नोट कर लो, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, इसको नोट करो, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, फिर हम थोड़ा सा और करेंगे आज, थोड़ा सा और पार्ट कवर कर लेते हैं यार। फैलोपियन ट्यूब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, तो मैंने बता ही दिया वैसे, फैलोपियन ट्यूब तो हमने पढ़ ही लिया, है ना, फैलोपियन ट्यूब वी हैव डन, पर फिर भी थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो, बिकॉज हम चल रहे हैं कैसे स्ट्रक्चर में, ऐसे हम चल रहे हैं, देखो पहले हमने पढ़ा ओवरी, अब हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब पढ़ाऊंगा, और यूटरस के बारे में, यूटरस वॉल के बारे में, वूम्ब के बारे में, है ना, यूटरस मतलब वूम्ब, उसकी वॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाकी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको बता दिया कितना करना है, अब कोई चैचा पैपा नहीं होनी चाहिए चैट में, ये अभी छोड़ दो, है ना, हमने बहुत काम करना होता है, मुझे पता तुमने क्या काम करने होते हैं, वेले तो बैठे हुए तुम, ठीक है, 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 हो रहा है हर जगह, बाकी मेरे पास सिस्टम सिस्टम हो रहा है हमारा, ठीक है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। चलिए, फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, फैलोपियन ट्यूब के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब कैसी है, देखो ये ऐसी है, कैसी, ऐसी, ऐसी मतलब कैसी, ऐसी, रश्मि देसाई जैसी। हाँ जी, तो इसमें हमने पढ़ा ये क्या है,
एम्पिला, इस्थमस। अच्छा एक बार क्या ना, जब मेरा पेपर था, मेरे को याद है, मैंने इस्थमस लिखना था, उन्होंने पूछा था कुछ क्लीवेज के बारे में पूछा था कि कौन सी क्लीवेज कहाँ पे होती है, वो आपके आगे आएगा। तो मुझे लिखना था कि इस्थमस और एम्पिला के बीच में एक क्लीवेज होती है। अगर एम्पिला में जाइगोट बन गया ना, तो यहाँ पे एक क्लीवेज होती है, डिवीजन होती है जाइगोट में, वो मुझे लिखना था। तो मैंने इस्थमस की जगह क्या लिख दिया, इलियम। इलियम एंड एम्पिलरी रीजन। तो उसका तो नंबर कटा ही कटा, अगर फर्टिलाइज सिर्फ फेलोपियन ट्यूब लिखता तो नंबर पूरा मिल जाता है। ज्यादा लिखने का नंबर कट गया, देखो। एक मिनट, लेट मी टर्न इट ऑफ। ज्यादा लिखने के चक्कर में नंबर कट गया, ठीक है ना। तो एम्पिला, और यहां पे क्या है आपके पास, इनफंडिबिलम, ठीक है। और ये फिम्बरी है, ऑफ कोर्स फिम्बरी के बारे में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो लिख लो यार, फिम्बरी। फिम्बरी क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द एंड ऑफ, किसके एंड पे, इन फंडिबिलम टू कलेक्ट एग फ्रॉम ओवरी। और एग हमने देख लिया कैसे बनेगा, जैसे हमने आपको वहां पे बताया था ना, कहाँ पे बताया था, मेल में पहले स्पर्मेटोगोनियम, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म। वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया, फॉलिकल के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये सब हमने देखा, स्पर्मेटोसाइट नहीं, oocyte सॉरी, ठीक है। ये सब हमने देख लिया। तो अब हम अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद दिस, विद व्हाट, विद oogenesis। तो इनफंडिबुलम से कलेक्ट करेगा एग फ्रॉम ओवरी, ओवरी एग रिलीज करेगी तो ये कलेक्ट करेगा। इनफंडिबुलम क्या है, इनफंडिबुलम के बारे में क्या लिख सकते हो यार आप, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, क्लोजेस्ट टू ओवरी। ओवरी के सबसे पास तो यही है ना, ये तो इसका पार्ट है, ठीक है। एम्पिला, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एम्पिलर रीजन में होती है। इस्थमस, क्लोजेस्ट पार्ट टू यूटरस। देखा दिमाग, तुम्हारे भाई का दिमाग बचपन से तेज है। बॉर्नवीटा खाता था तुम्हारा भाई, या कभी कभी बूस्ट, कभी कभी कॉम्प्लेन, कभी कभी हॉर्लिक्स। तो भी हाइट इतनी सी रहेगी, और बॉडी तो तुम देख ही रहे हो यार। यार मैं खाता पीता सब कुछ हूँ, फिर भी बॉडी नहीं बन रही है। जिम मेरे को पसंद नहीं, मैं जाना नहीं चाहूंगा जिम। तो देख के बेचारे पागल हो जाएंगे, क्या क्या है ये ढांचा, अस्थि पिंजर कहाँ से लेके आए ये, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे विद यूटेरस। नोटेड डाउन, नोटेड। चलिए अब यूटेरस के बारे में देखते हैं, यूटेरस के बारे में देखते हैं। पता नहीं मैंने फोटो खींची कि नहीं, खींच ली होगी, नहीं खींची होगी तो तुम नोट करते रहना भाई। कई कई बार क्या होगा ना, एक आधा पेज मिस हो जाएगा नोट्स में, नोट्स साथ साथ में करते रहा करो, अपने नोट्स बनाया करो, नोट्स नोट्स छापो, नोट्स नोट्स बनाना आपने, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे यूटेरस के बारे में। यूटेरस को वूम्ब भी कहा जाता है, या हिसरा, हिसरा हिसरा, ठीक है। हिसरा और वूम्ब इसके अदर नाम है, ठीक है। ये वॉम्ब नहीं, वूम्ब है, इट्स वूम्ब, ठीक है। अब आपको पता होगा, सेरोगेसी पढ़ी है क्या किसी ने, सेरोगेसी के बारे में किसी को पता है क्या, सेरोगेसी टेक्निक। उसमें क्या होता है, एक सेपरेट कोई अलग फीमेल अपना वूम्ब जो है वो डोनेट करती है। अब वो कैसे करती है ये हमें पढ़ना नहीं है, बट जस्ट इट्स योर जस्ट नॉलेज, फॉर जस्ट योर नॉलेज। और किसी सेलिब्रिटी ने भी सरोगेसी करवाई है, कोई सेलिब्रिटी भी है जिसने सरोगेसी करवाई है, पर इतना ट्रोल हुई थी बेचारी। अब उसकी क्या मजबूरी रही होगी, उसको करनी पड़ी है ना, दैट वी डोंट नो, बट चल पड़ते हैं ट्रोल करने, ठीक है। वैसे ट्रोलिंग भी जरूरी है, बट इतनी भी नहीं यार। तो हिसरा और वूम्ब इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर वॉल्स होती हैं, वॉल्स ऑफ यूटरस, और ओपन्स इनटू सर्विक्स, सर्विक्स थ्रू सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल से ओपन होगी ना ये, जो आपका यूटरस है वो सर्वाइकल कैनाल के थ्रू ही तो आएगा ना। ओपन्स इनटू सर्विक्स थ्रू सर्वाइकल कैनाल। देखो एक मिनट, एक मिनट,
कैसा था डायग्राम नीचे को? सर्वाइकल कैनाल नहीं, ये सर्वाइकल कैनाल थी, ये सर्विक्स थी और अंदर यहाँ पे वेजाइना था, है ना। तो ओपन्स इनटू, क्या लिखा मैंने, सर्विक्स थ्रू सर्वाइकल कैनाल ना, ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल, ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्वाइकल कैनाल फ्रॉम सर्विक्स। ठीक है, तो सर्विक्स, ये सर्विक्स था, सर्विक्स से सर्वाइकल कैनाल आ गई, सर्वाइकल कैनाल से वेजाइना आ गया। ठीक है, इसलिए हमने ये वाला पॉइंट लिखा है। फिर अंडरगो, अच्छा एक और पॉइंट इसमें, यूटेराइन फंडस या यूटरस फंडस, यूटेराइन फंडस इज दैट पार्ट वेयर इम्प्लांटेशन ऑफ द, किसकी इम्प्लांटेशन होगी, पहले आप मुझे बताएंगे किसकी इम्प्लांटेशन होगी। एम्ब्रियो गलत, जायगोट गलत, पहले लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर, याद करिए वो दिन। वो कौन से दिन? वो दिन जब तुम इतने छोटे से हो जाते थे, ऐसे ऐसे चलते थे और चलते चलते ही पापा, इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता था। अब यूटेरस के बारे में मैंने ये सब आपको बता दिया। अब वॉल्स ऑफ यूटेरस के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, वॉल्स ऑफ यूटेरस के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, वॉल्स ऑफ यूटेरस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला है पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट। पेरीमेट्रियम का क्या है पॉइंट? आउटर मोस्ट वॉल है। सेकेंड आपके पास है एंडोमेट्रियम, सॉरी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में क्या है? मायोमेट्रियम में, अब देखो सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल वो सब यहाँ पे आ गया ना, फैलोपियन ट्यूब भी हमने पढ़ लिया, मतलब हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी तो पढ़ ही ली, साथ में हमने क्या क्या पढ़ लिया, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल। इनके बारे में आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जो आपको पहले बताया, वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है, ये सब आपके लिए काफी है बस। और वजाइना से कोइटस होता है तो वजाइना के थ्रू आता है स्पर्म, ये सब आपके लिए काफी है। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो आपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ओवरी भी पढ़ ली, ग्लैंड्स आपको इसमें पढ़ने नहीं है, और डक्ट्स आपने कवर कर ली। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वॉल्स ऑफ यूटेरस को पढ़ रहे हैं, फिर आपका अगले लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे हम कहां से, एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। मायोमेट्रियम इट इज द मिडल लेयर, सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखोगे ना, लेयर कौन सी है, मिडल लेयर। और मायोमेट्रियम में जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है या जब प्रेगनेंसी है ना, तो इसमें ना बहुत विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं चाइल्ड बर्थ में। ठीक है, प्रेगनेंसी में तो चाइल्ड बर्थ की बात कर रहा हूं, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ही तो बेबी बाहर आएगा ना। जब कहते हैं पुश पुश, पुश का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्शंस। बकवास करने वाले मुंह बंद रखें, बदतमीज कहीं के। विगरस कॉन्ट्रैक्शंस, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। क्या सोच है यार तुम्हारी है? क्या यार, पूरा मूड तुम खराब कर देते हो, इतना गंद कैसे लिख लेते हो यार, हमें भी थोड़ी शिक्षा दे दो इस गंद की, बदतमीज कहीं के। थर्ड इज आफ्टर पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम देयर इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, अच्छा आपने क्या कभी वो कौरवों और पांडवों वाली कहानी सुनी है? कहानी तो नहीं है, ग्रंथ महाभारत सुना होगा या टीवी पे देखा होगा। टीवी पे तो बहुत कुछ गलत दिखाते हैं, टीवी पे तो दिखाते हैं द्रौपदी ने बोला था अरे अंधे का पुत्र अंधा, तो पागल हो गए टीवी वाले, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था। तो उसमें ना इतनी एडवांस साइंस है इन महाभारत, भगवत गीता, ओपनहाइमर ही है ना शायद, हाँ ओपनहाइमर। किस किसने ओपनहाइमर देख ली है? देखो देखो, राहुल ने देख ली है, रवीना ने देख ली है, सबने देख ली ओपनहाइमर, है ना। पर क्या किस किसने गीता, भगवत गीता पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी होगी। रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस पढ़ी है ना, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। तो ये आज की आप जनरेशन को चेक करो, वो क्या देख रही है और क्या नहीं। मैंने ये नहीं कहा ओपनहाइमर बहुत गलत है, ओपनहाइमर में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनमें भगवत गीता को थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट भी किया है। ठीक है, बट चलिए, हिंदू हैं, हिंदू थोड़े सह लेते हैं।
किसी और के बारे में करके दिखाओ। अब इसके ऊपर हम नहीं आएंगे, मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ, जैसे ओपनहाइमर में जब ओपनहाइमर जी से पूछा गया ना, उनके इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। ओपनहाइमर वही बंदा ना जिसने एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह कुछ ऐसा डिस्कवर किया है, मैंने देखी तो नहीं मूवी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि मैं संस्कृत सीखी थी मैंने ताकि मैं भगवत गीता पढ़ सकूं, भगवत गीता ने मुझे इंस्पायर कर दिया। उसमें जब मैंने देखा अर्जुन ने एक तीर मारा, 1 से 100 तीर बन रहे हैं, तो मुझे इंस्पिरेशन आई, मेरे दिमाग में ऐसे कंसेप्ट आ रहे थे। ओके, और आपने ये भी पढ़ा होगा, चलो मैं साथ साथ में बताता भी हूँ, यहाँ पे लिखता भी हूँ, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट। इनर मोस्ट, आप सबको पता ना कि गंधारी के 100 पुत्र थे, तो इज इट पॉसिबल टू गिव बर्थ टू 100 चाइल्ड्स? अब तो कहोगे नहीं, 100 पुत्र कैसे आ सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? आप एक टेक्निक पढ़ेंगे आगे, एक टेक्निक आप पढ़ेंगे अभी 11 इसी क्लास में। तो उन्होंने क्या किया ना, जो एक मुनि थे शायद, पता नहीं वेद व्यास जी थे या किस कोई मुनि थे जो उनके कुल गुरु थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उनका जो वो था सेल, उसको उन्होंने 100 उसमें डिवाइड करके आउट ऑफ द बॉडी ग्रो करवाया है। चेक इट आउट। अब तक जो हमें साइंस मिली है उसमें क्या है, इनसाइड द बॉडी जरूरी है, वूम्ब जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा था सेरोगेसी। वूम्ब, मान लो किसी का यूटरस इस काबिल नहीं है कि वो बेबी प्रोड्यूस कर सके, तो क्या वो मतलब बेबी नहीं होगा उसका? नहीं, एग उसी का होगा, एग भी उसका होगा, स्पर्म उसके हस्बैंड का होगा, पर वूम्ब किसी और का होगा। सेरोगेसी, हमें वूम्ब की जरूरत पड़ती है, परंतु वहां पे जो 100 चाइल्ड थे उनमें से सिर्फ एक था ना उनके अंदर, तो शायद, है ना, बाकी तो बाहर थे। अब ये आपको दिखाया नहीं जाएगा वहां पे, किसी उसमें नहीं दिखाया, क्योंकि ये कैसे दिखाएंगे, हमारी साइंस इतनी एडवांस है ही नहीं कि ये चीज दिखा सकें हम। अगर आप खुद दिमाग लगाएं, 100 चाइल्ड यानी 900 मंथ्स, 900 मंथ्स, 9 मंथ्स का तो एक पीरियड होगा ना यार, तो बस दिमाग लगाया करो थोड़ा सा। इनर मोस्ट होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड थिकनिंग ड्यूरिंग। अब कई मैंने देखे ना, वो द्रौपदी का दोष निकाल देते हैं ये टीवी वाली महाभारत देख के, यार द्रौपदी ने ही तो कहा था, वो तो रिवेंज था। अरे थोड़े दिमाग से हल्के हो क्या? मान लो आपने किसी को कुछ कहा भी जबकि द्रौपदी ने कहा भी नहीं था, मान लो किसी ने कुछ आपको कहा, तो आप क्या उसको नंगा कर दोगे? व्हाट इज दिस रबिश? क्या मतलब अंडरगोज लॉट ऑफ चेंजेस एंड थिकनिंग ड्यूरिंग, निर्वस्त्र करने का मतलब आप समझते हैं? अनावस्त्र, निर्वस्त्र तो वैसे होता नहीं, अनावस्त्र संस्कृत में बात करें। अंडरगोज लॉट ऑफ चेंजेस एंड थिकनिंग ड्यूरिंग, ड्यूरिंग व्हाट? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी नहीं, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन लिखो, मतलब जब ओव्यूल आएगा, जब ओव्यूल रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, तो ये एवरी मंथ खुद को थिक करती है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल खुद को एवरी एवरी मंथ ये थिक करेगी। थिकनिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल लिख लो, ठीक है। बट स्पर्म अगर आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वो भी पक्का नहीं पता होगी कि नहीं होगी, है ना। मान लो स्पर्म लेट हो गया, ओवम पहले ही एम्पियोला रीजन से आ गया था बाहर, ठीक है। स्पर्म अगर आ गया तो फर्टिलाइजेशन, नो क्वाइटस स्लैश फर्टिलाइजेशन। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ये जो वॉल थिकन हुई है, थिकनिंग इज ब्रोकन, इसको हम तोड़ देंगे, है ना, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंड इसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल फ्लो। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 4 to 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है एक फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और आपको अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आप अपने ग्रंथ पढ़िए, किसी की बोली हुई बातों पे क्यों विश्वास करना, मेरी बात पे क्यों विश्वास करना, ठीक है। तो आप अपने ग्रंथों को पढ़िए, आप इन किताबों को, अपने एनसीईआरटी को भी पढ़िए साथ साथ में। अच्छा, एक बच्चा था, मेरे को नाम नहीं पता, वो रोज गंगा आरती करता था, सुना है क्या किसी ने? गंगा आरती करता था और उसने नीट क्लियर किया है। आई होप सो आपने सुना होगा, ये तो सुनोगे नहीं आप, न्यूज कहाँ देखते होंगे। देखो,
अब प्रश्न क्या उठाए जा रहे हैं, गंगा आरती करते करते भी नीट निकाल लिया। उसका इंटरव्यू जब हुआ तो उसने कहा गंगा आरती से मुझे इतना सुकून मिलता था, 1 घंटा गंगा आरती में वो लगाता था। आपने देखा ना गंगा के बाहर ऐसे ऐसे वो करते हैं ना, वो देखा होगा आपने, आरती जब करते हैं 1 घंटा वो गंगा आरती में लगाता था, तो कितना सुकून उसके मन को मिलता था। कहता फिर मैं 8-9 घंटे पढ़ता था, 1 घंटा गंगा आरती में लगाता था, और बाकी तो टाइम पीरियड है ही है, राइट। तो देखिए आप भी अपने ग्रंथों को पढ़िए, अपने धर्म के साथ 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 में जुड़ते जाइए विद योर स्टडीज। होमवर्क की बात करते हैं, नहीं पर आपको क्या है, आपको तो स्टडी से कोई मतलब ही नहीं है। हमारी साइंस इतनी एडवांस है ना, जो हमारा ग्रंथ की साइंस है वो इतनी एडवांस है कि हम समझ नहीं पाते, समझ सकते ही नहीं है। देख लो जो मैंने आपको बात बताई है वो कितनी लॉजिकल है, वो आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। इट विल नॉट बी देयर इन रिटन टेक्स्ट्स। थोड़ा एनालिसिस भी करना पड़ता है, राइट। जैसे जब यशोदा माँ, वो यशोदा माँ वाला आपने सुना होगा ना कि वूम्ब ट्रांसफर हो गया, वूम्ब एक्सचेंज हो गए, वो कैसे हुए होंगे, टेल मी। सुभद्रा और कृष्ण जी का हुआ था ना वूम्ब एक्सचेंज। अभी जन्माष्टमी आ रही है, तब तक आप पता करिए, मैं आपको सारी कहानी जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे सुनाऊंगा आके, ठीक है। चलिए जन्माष्टमी के दिन सुनाएंगे हम आपको। जन्माष्टमी है 7 सितंबर की शायद, है ना, 7 या 8 सितंबर की। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले हम एक बार होमवर्क आपको बता दें, आपको सॉल्व करनी है डीपीपी नंबर। डीपीपी नंबर कितनी है चल रही है आपकी, चेक करो कितनी दी थी पिछली बार, पिछले लेक्चर में। चलो इस बार आपको डीपीपी नंबर करनी है 4 नहीं 3 होगी मेरे ख्याल से। डीपीपी नंबर 3 आपको सॉल्व कर लेनी है, साथ में 4 भी कर ही लेना। 3 4 4 डीपीपी आपको मिल जाएंगी। आपको मेरे ख्याल से 2 मिल चुकी हैं, 2 मिल चुकी हैं क्या, तो 4 आपको मिल जाएंगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम इज देयर। डीपीपी नंबर 3 एंड 4 आपको सॉल्व कर लेनी है, रिवाइज करना है सारा लेक्चर, रीड एनसीईआरटी। फिर से कह रहा हूँ एनसीईआरटी पूरी पढ़ के आना। कल कल हम इसकी एनसीईआरटी को कवर करेंगे आफ्टर कवरिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है, वो मैं नेट से एक डायग्राम निकाल लूंगा। चलिए फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को। सॉन्ग आज हम नहीं सुनाएंगे, सॉन्ग आज हम नहीं सुनाएंगे। 1 मिनट पहले मैं इसकी फोटो खींचता हूँ, फिर हम बाकी चलते हैं आज की क्लास को खत्म करने। अब देखो 1 घंटा 7 मिनट तुमने पढ़ लिया, तो 25 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा, 25 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लिया, मतलब मान लो आपने कुछ चला गया क्या, नहीं ना, कुछ आया ही है, बल्कि इतना अच्छा ज्ञान आपको पास आया है, महाभारत से रिलेटेड, ग्रंथों से रिलेटेड, नीट के बच्चे से रिलेटेड न्यूज आपको सुननी चाहिए यार, ठीक है। चलिए फिर मिले अगले लेक्चर में। सॉन्ग यार कौन सा सुनाऊं, सॉन्ग कौन सा सुनाया जाए। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा तेरे, मेरे को लिरिक्स नहीं पता यार, तो ट्यून सुनी है मैंने, आज ही सुन रहा था ये गाना। हो 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 हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं खाना याद करके आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को रिवाइज करना, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।